Hello everyone, this is Prince Tiwari and I welcome you all on my YouTube platform. So आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है और टॉपिक का नाम है बर्नौलीज थ्योरम। सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सेशन भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्वेश्चन बर्नौलीज थ्योरम से आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वो पूछेगा, चाहे वो डायरेक्ट बर्नौलीज थ्योरम से आ जाए, चाहे उसके एप्लीकेशन से आ जाए, कुछ ना कुछ करके वो क्वेश्चन डाल ही देते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें कि बर्नौलीज थ्योरम से क्वेश्चन ना आए। जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम, उसके एप्लीकेशन के बारे में वेंचुरी मीटर हो गया, नोजल मीटर हो गया, ऑरिफिश मीटर हो गया, जो कि आगे हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो सारे के सारे ना बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस सेशन को देखने के पहले एक पेन और पेपर लेकर के बैठना ताकि सारा कुछ नोट डाउन करते चलो देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम है क्या, किसके बारे में बोलता है। सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना कि बर्नौलीज थ्योरम को जब पब्लिश किया होगा तो कुछ ऐसे ही नहीं किया गया होगा, लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट करने के बाद किया गया होगा। किसके द्वारा किया गया होगा? बर्नौली के द्वारा। तो बर्नौली लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पब्लिश अपना स्टेटमेंट दिए होंगे तो उसमें कुछ एजम्पशन माने होंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा जिसको कि नज़रअंदाज नहीं, मतलब नज़र में रखते हुए उसको किए होंगे। और वो नज़र में रखते हुए एक ऐसा चीज़ है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना वो यहीं से शुरू होता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ध्यान से देखना, बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट हो यहीं से शुरू होता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अब तुम बताओ, आगे का स्टेटमेंट लिखते हैं आइडियल फिर किसको कहते हैं? आइडियल फिर किसको कहते हैं? सबसे पहला वर्ड होता है आइडियल का मतलब नो रियल, मीन्स नॉट रियलिस्टिक। आइडियल कहने का सबसे पहला होता है नो रियल, मीन्स नॉट रियलिस्टिक, मीन्स उसका ना विस्कोसिटी जीरो होगा। और विस्कोसिटी जीरो होगा तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा। मतलब कि जो फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब नॉन विस्कस होगा, नॉन विस्कस होगा। और कुछ क्या एक ही क्राइटेरिया है क्या आइडियल फ्लूइड के कहने का मतलब? नहीं। आइडियल फ्लूइड कहने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जो यहाँ बर्नौलीज थ्योरम में जो उसको देखा गया या फिर जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टेटमेंट को पब्लिश किए हैं, जस्ट उसके बारे में बता रहे हैं कि फ्लूइड जो होना चाहिए ना वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब कि विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए जिसके कारण शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा। फ्लूइड स्टीडी फ्लो होना चाहिए, फ्लूइड स्टीडी फ्लो होना चाहिए। इसके बाद और जो फ्लूइड होना चाहिए ना वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान देना, फ्लूइड कहने का मतलब ना फ्लूइड दो प्रकार का होता है। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, विच हैज़ कैपेबल टू फ्लो, जो बहने की क्षमता रखता है, जो बहने की क्षमता रखता है। यानी फ्लूइड दो प्रकार का है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। यहाँ किसके लिए है? इनकम्प्रेसिबल। अब गैस को तो तुम कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड को भी ना थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम लोग कंप्रेस, लेकिन उसको ना जो थोड़ा बहुत हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं और बोल देते हैं कि लिक्विड ना इनकम्प्रेसिबल होता है। इसलिए यहाँ पे देखो ये गैस के केस में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो थ्योरम अप्लाई होता है फॉर एन आइडियल फ्लूइड और उसमें एक पॉइंट आता है इनकम्प्रेसिबल के लिए, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जेई वगैरह में ना डायरेक्ट पूछ देता है कि बर्नौलीज थ्योरम जो अप्लाई होता है वो किस तरह के फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है, इनकम्प्रेसिबल के लिए, कॉम्प्रेसिबल के लिए, बोथ के लिए, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन रहेगा, कौन सा मारोगे? इनकम्प्रेसिबल के लिए। क्योंकि जब बर्नौलीज अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना, लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट जिसके बदौलत उन्होंने अपने स्टेटमेंट को पब्लिश किया, तो उसमें वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को देखते हुए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के मद्देनज़र वो किए होंगे। ठीक है, तो फॉर एन। इसके बाद और कौन कौन सा पॉइंट है? और पॉइंट ये है कि फ्लूइड जो होना चाहिए वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए,
मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि 3 डायमेंशनल में या 2 डायमेंशनल होना चाहिए। और भी बहुत सारा है, जैसे फ्लूइड इररोटेशनल होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल कहने का क्या मतलब, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना वो ऐसे फ्लूइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये वाला ऐसे ऐसे रोटेशन करते जाए, ऐसा फ्लूइड नहीं होना चाहिए। फिर से समझो, इररोटेशनल और रोटेशनल का मतलब, जो फ्लूइड है ना वो फ्लूइड ऐसे पास होना चाहिए, फ्लूइड का जो फ्लो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्लूइड ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए जाए, मतलब रोटेशनल फ्लूइड नहीं होना चाहिए। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल फ्लूइड। तो ये जो चारों पांचों पॉइंट है कि बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए अप्लाई होता है ना, ये भी एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, और कितना बार तो ये वाला आ चुका है इनकॉम्प्रेसिबल के बारे में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क भी कर देते हैं, इसको स्टार मार्क भी कर देते हैं, तो स्टार मार्क भी कर देते हैं। इसके बाद देखो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड when it is in motion, when it is in motion, the total energy that is pressure energy, potential energy, that is potential energy, and kinetic energy, remains constant at every section, समझा रहा हूँ इसके बारे में, वेट फॉर ए मिनट प्लीज। बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड के बारे में समझ गए किसके लिए अप्लाई होता है, व्हेन इट इज इन मोशन, मतलब वो जब मोशन में होगा तो द टोटल एनर्जी कहने का मतलब 3 एनर्जी इसमें कंसीडर किया गया है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन। मतलब हर एक सेक्शन पे अगर देखा जाए ना तो जब तीनों को जोड़ा जाएगा, तीनों एनर्जी को जोड़ा जाएगा तो तीनों जोड़ने के बाद कांस्टेंट होगा। उसका जस्ट एक फिगर से एनालाइज करते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं एक सेक्शन है एक पाइप का, दूसरा सेक्शन कुछ इस तरीके से है, बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 1 है और यहाँ पे सेक्शन 2 है मान लो, ठीक है। मतलब कि सेक्शन 1 पे जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर सेक्शन 2 पे भी तीनों एनर्जी को जोड़ोगे ना इक्वल आएगा। मतलब टोटल टू टोटल कहने का मतलब है कि कोई भी सेक्शन पे देख लो, 1 पे देखो, 2 पे देखो, चाहे बीच का भी सेक्शन अगर ले लो, यहाँ मान लो ये सेक्शन है ए, तो ये बोलता है कि टोटल एनर्जी, टीई लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट 2। मतलब तीनों सेक्शन पे एनर्जी सेम होंगे। और कौन कौन से एनर्जी हैं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका साफ मतलब है कि बर्नौलीज थ्योरम बोल क्या रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोल रहा है क्या। डायरेक्टली अगर मतलब देखें तो तीनों एनर्जी को जोड़ करके अगर रिमेन्स कांस्टेंट रह रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि जो बर्नौलीज थ्योरम बोल रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रही है। अब तुम डायरेक्ट पूछोगे कि तीनों ना सेम कैसे हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अगर तुमको समझना है तो मात्र एक चीज़ समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, तो हुआ क्या कि 100 रुपया लेकर के तुम मार्केट में गए और 10 रुपया का सब्जी खरीद लिए, 10 रुपया का कुछ फल खरीद लिए, 10 रुपया का समोसा खा लिए, ठीक है। 30 रुपया तुम्हारा गायब है, बचा तुम्हारे पास कितना, 70 रुपया। वो 30 रुपया ना अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एक समोसा वाला एनर्जी के फॉर्म में, एक सब्जी वाला और एक फ्रूट वाला। तीनों अगर मिला दोगे ना एक साथ तो रिमेन्स कांस्टेंट है।
बस केवल ना एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। वो जो पैसा है ना तुम्हारा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। 100 रुपया था, 10-10 रुपया 3 जगह डिवाइड हो गया है। लेकिन तुम लिए तो सब्जी तुम्हारे पास ही है, समोसा तो तुम ही खाए ना, और फ्रूट भी लिए तुम ही। यानी अगर तुम उस फ्रूट को फिर से जाके बेचोगे तो 10 रुपया फिर मिल ही जाएगा। फिर भी अगर वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो। वैसे ही एक एग्जाम्पल और समझो कि बचपन में ना क्या होता था कि जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आता था, तो मान लो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में कुछ पैसा नहीं है, रिश्तेदार आया ना, तुमको बोला कि लो बाबू तुम 50 रुपया तुम मिठाई खा लेना इसका। जैसे ही तुमको देगा वो 50 रुपया, तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। इसके बाद जब वो रिश्तेदार चला जाएगा तो तुम्हारी मम्मी तुमसे ले लेगी। तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, तुमसे वो 50 रुपया ले लेगी, कन्फर्म है। ये बच्चे में हुआ है सबके साथ। तो 50 रुपया जैसे ही ली, तुम्हारे पास कितना फिर बचा, 0। स्टार्टिंग में कितना था, 0, फिर से 0। कंजर्वेशन ऑफ मनी हुआ। जस्ट वही चीज़ है यहाँ पे भी। एक चीज़ आता है तो दूसरा चीज़ चला जाता है, या फिर एक फॉर्म बढ़ता है तो एक फॉर्म घटता है, या फिर एक फॉर्म घटता है तो एक फॉर्म बढ़ता है। जस्ट वही चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर यहाँ से यहाँ के दौरान प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है तो ये दोनों में से कोई घटेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी तो हाइट मान लो बढ़ नहीं रहा है, सेम हाइट पे हम लिए हैं, लेकिन मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो इसमें से कोई घटेगा। इसलिए बोला गया है, और ये ऐसे ही नहीं बोला गया है। कोई भी थ्योरम ऐसे नहीं बोला जाता है। कोई भी थ्योरम को ना ऐसे ही पब्लिश नहीं किया जाता है। लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट होने के बाद, 99.99 सक्सेसफुल होने के बाद वो बात कही जाती है। ठीक है, तो ये हुआ टोटल टू टोटल बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में, कि ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला कुछ इस ढंग से है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसी का ना लिखना होगा, मान लो ये डेटम लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट Z1 है और यहाँ से यहाँ तक का हाइट Z2 है। ठीक है, ये सेम लेवल पे हम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब इसी का ना लिखते हैं हम इक्वेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी। सबसे पहले आएगा प्रेशर एनर्जी। अरे यार ये तो चल नहीं रहा है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पी हो गया प्रेशर। अब ये ना तुम खुद देखो कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। साफ रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर एनर्जी में P का जो यूनिट होगा वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है कि नहीं। तो हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जूल होता क्या है, न्यूटन मीटर होता है। यानी न्यूटन मीटर यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। जब मीटर क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसका साफ मतलब है कि मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, वॉल्यूम। तो P इंटू वी गिव्स प्रेशर एनर्जी। समझ गए P इंटू वी कैसे आता है। बहुत आदमी ने रटते हैं कि प्रेशर एनर्जी इक्वल P इंटू वी। P इंटू वी कैसे आया, यहाँ से यूनिट के साथ खेलना सीखो। इसके साथ खेल लोगे ना, टोटल जो टोटल एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। P इंटू वी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mg इंटू जेड, mg इंटू जेड। z इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, z इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस प्लस काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी, और इसका क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा टोटल टू टोटल, ये हुआ तुम्हारा टोटल टू टोटल। अब रेड वाला भी नहीं चल रहा है, लगता है इंक डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पी वी प्लस एम जी जेड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इजक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसका यूनिट क्या है, सॉरी जूल। इसका यूनिट हो गया जूल। ठीक है, अब यहाँ देखो
पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द हाइट, मतलब कि यहाँ पे इस मार्कर का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, जब इसको और ऊपर उठा दिए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी बात को ना हम समझते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। जस्ट इस बात को अगर समझ जाओगे तो यहाँ पे ये बात तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा ना घर है, ये घर का फ्लोर है। अब यहाँ पे कोई एक बच्चा क्या करता है ना कि एक स्टोन लेता है और यहाँ पे स्टोन लेता है, यहाँ ऐसे पकड़े रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, जब यहाँ पे पकड़े रहा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइट, जितना हाइट बढ़ेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ से अगर यहाँ तक हाइट मान लो जेड है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसके पास कुछ मास होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg इंटू जेड। लेकिन जैसे ही ये बच्चा ना ये वाला पत्थर को क्या करता है, यहाँ से फेंक देता है, जैसे ही फेंकेगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, तो तुम्हारा जो हाइट है वो कम होने लगेगा। जब हाइट कम होने लगेगा, जेड कम होने लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा तो इसका अचानक तुम देखोगे कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा, हाइट कम होने लगेगा, वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगा मतलब उस पत्थर जो गिरा रहा है ना उसका क्यों वेलोसिटी बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि उसको उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, धरती उसको ना खींच रही है। जितना पास आएगा ना उतना तेज़ी से उसको खींचेगी, जितना पास आएगा उतना तेज़ी से खींचेगी, तो जितना तेज़ी से खींचेगी उसका वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, हाइट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी विथ द वेलोसिटी हाफ mv²। तो जैसे जैसे तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वो जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो खींचना चाह रही है ज़्यादा अमाउंट से, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तुम साफ देख सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है पत्थर को गिराने से, तो काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज हो रहा है। और यही बात हम तुमको बोले थे कि कोई एक चीज़ अगर बढ़ेगा ना तो एक चीज़ घटेगा, और तभी तो मिलाने के बाद कांस्टेंट होता है। जस्ट इसी चीज़ को समझ सकते हो तुम कि क्यों मिलाने के बाद एक एवरी सेक्शन पे वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ता है ना तो एक चीज़ घटता है। जस्ट फॉर द एग्जांपल एक अपने छत के लिए, ठीक है, जस्ट उसी चीज़ को और भी इसके एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को लिख लो, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये वाला इक्वेशन कंफर्म याद रखना, और उसका यूनिट है क्या चीज़, जूल। पी भी प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन। मान लो सेक्शन 1 और ए पे लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एट 1 लगा देना, फिर इक्वल टू ए लगा देना। जैसे कि लिख ही देते हैं एक तो, मान लो कि एट 1 एंड ए, एट 1 एंड ए पे लिखना है तुमको, तो क्या लिखोगे, P1 V1 प्लस mgz1 प्लस हाफ mv1², क्योंकि मास तो सेम है ना, एक ही मास के लिए हम कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू PA VA प्लस mgza प्लस हाफ mva²। यही है जो तुमको यहाँ से निकालना होगा। मान लो कि सारा डाटा दे दिया और पूछ दिया कि ए सेक्शन पे, जो बीच वाला जो सेक्शन है ए सेक्शन पे वेलोसिटी बताइए, मतलब VA निकालना है, बाकी सब चीज़ दिया रहेगा तो इस इक्वेशन से तुम डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस इक्वेशन पे कि कौन सा इक्वेशन सही है। इसका एक अलग फॉर्म भी होता है, उसको भी देखेंगे। पहले इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे जल्दी से, इसके बाद मिटाते हैं। ये है टोटल टू टोटल ना स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ तक देख लिए। यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी हम लोग, और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो कि इस इक्वेशन को एक और फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को और फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अभी इक्वेशन क्या लिखे थे, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज,
अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज हम क्या लिखे थे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी जेड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जस्ट ना सब में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एम जी के साथ। एम जी क्या होता है, वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट एम इनटू जी। सब में क्या करो, एम जी से ये डिवाइड कर दो, एम जी से डिवाइड कर दो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी इक्वेशन सही था, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो 1 बाई डेंसिटी कितना होगा, वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास, 1 बाई डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्म, P दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू जी, P बाई रो जी। आया, तुम लोग ना इसको रटते थे कि P बाई रो जी प्रेशर हेड, ऐसा करके रटते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह से फॉर्म होता है, P बाई रो जी प्लस एम तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर बाई 2G, V स्क्वायर बाई 2G प्लस यहाँ भी एम कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बच गया, Z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हुआ तुम्हारा अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का लिखो, ये इसका लिख दो, पहले क्या था, ये जूल था, ये हुआ क्या क्या न्यूटन है, तो जूल पर न्यूटन इसका हो जाएगा, जूल पर न्यूटन हो गया, समझो एक तरह से। तो जूल क्या है, न्यूटन, मीटर है, ये न्यूटन, तो न्यूटन कट गया तो इसका मीटर, और मीटर किसका होता है, हाइट का होता है यूनिट, तो प्रेशर हेड, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। ये किस में था, पहले जूल में था, पीवी फिर से समझो, पीवी किस में था, जूल में था। एमजी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, तो न्यूटन होता है, तो जूल कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है, और नीचे पहले से बाद में न्यूटन डिवाइड हो गया, तो न्यूटन कैंसिल हो गया, बचा क्या, मीटर, और मीटर किसका यूनिट होता है, हाइट का यूनिट होता है, इसीलिए तो इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या चीज़, इस चीज़ को बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड, कुछ भी बोल सकते हो, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी और काइनेटिक हेड, और इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल हेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी चीज़ को 2 सेक्शन के बारे में लिखना रहे तो कैसे लिखोगे, मान लो 1 सेक्शन और 2 सेक्शन के लिए, तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ठीक है, अगर सेम हाइट पे रहा तो Z1 और Z2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या लिखे थे, देखे थे, ये वाला कुछ इस तरह से डायग्राम देखे थे, ये सेम हाइट पे था, यहाँ से भी Z1 था, सॉरी यहाँ से भी Z था और यहाँ से भी Z था, तो दोनों इक्वेशन में क्या होता, Z और Z कैंसिल हो जाता, उस इक्वेशन में बैलेंस हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, बचता क्या, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन किए हैं हम, और वो सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ना हड़बड़ाना नहीं है कोई भी चीज़ में। जेईई के एग्जाम में 1-2 बार पूछा है कि प्रेशर हेड किसको बोलते हैं, पी को या फिर पी बाई रोजी को, तो किसको बोलते हैं, पी बाई रोजी को। वेलोसिटी हेड किसको बोलते हैं, V स्क्वायर बाई 2G को बोलते हैं। तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे आराम से देख करके टिक मारना है। चाहे कोई भी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसे पूछता है ना कि प्रेशर हेड निकालिए, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि वेलोसिटी हेड निकालिए, तो तुमको क्या निकालना है, V स्क्वायर बाई 2G। तुम लोग क्या करते हो, वेलोसिटी निकाल के छोड़ देते हो, नहीं, अगर वेलोसिटी हेड पूछा है मतलब उसका यूनिट मीटर में होगा, और V स्क्वायर बाई 2G होगा वेलोसिटी हेड। कुछ ऐसा होता है, डिज़ाइन ऐसे किया जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो ये था बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज
थ्योरम के रिगार्डिंग तुम्हारा। और इसका कुछ कुछ एजम्पशंस हैं, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कुछ इस तरीक़ा से है, ठीक है, लिख लिए। इसका एप्लीकेशन ना कुछ इस तरीक़ा से है, चलता नहीं है यार कोई। एप्लीकेशन में क्या है, तुम यहाँ एक चीज़ देखोगे ना कि अगर पोटेंशियल हेड को सेम रखो, मतलब सेम हाइट पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को रखो। जब सेम हाइट को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे रखोगे तो दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइट। अगर हाइट सेम रखें, यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, बात सेम है, तो दोनों पोटेंशियल हेड कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। बचा कौन सा, प्रेशर और वेलोसिटी। तो जब प्रेशर एंड वेलोसिटी दोनों बचा तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है यहाँ से, प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में, कि अगर यहाँ पे देखो अगर डिस्चार्ज तुम्हारा सेम है, मतलब कंटिन्यूटी बरकरार है, अगर डिस्चार्ज तुम्हारा सेम है तो डिस्चार्ज कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज अगर तुम्हारा सेम है, Q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, A1 V1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला जेई में, क्योंकि ना इसमें ना न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है। A1 V1 A2 दे देगा तीनों चीज़ और तुमसे पूछ देगा फाइनल वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट द सेक्शन 2 बताइए। ये कब है, हम बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए अप्लाई करते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल के लिए हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसलिए Q इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख दिए, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। नहीं तो अगर मास फ्लो रेट लिखना रहता ना तो मास फ्लो रेट इक्वल टू कितना होता है, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ऐसा होता है कि नहीं, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी इससे साफ पता चल रहा है कि अगर एरिया 1 घटेगा तो वेलोसिटी 1 बढ़ेगा, यानी अगर एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया स्मॉल है, 1 पॉइंट पे देखो, इस सेक्शन पे देखो, यहाँ पे स्मॉल एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है सेक्शन 2 पे वो बिग एरिया है एज कम्पेयर टू 1, यहाँ पे बिग एरिया है, यानी एरिया बढ़ रहा है, ये वाला अप्लाई होगा। एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, घट रहा है, और वेलोसिटी घट रहा है यानी V2 इज लेस देन V1। क्या होगा यहाँ के लिए, V2 इज लेस देन V1। अभी मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है, यहाँ देखो, पोटेंशियल हेड तो तुम्हारा सेम था, तो इसको तो तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड में मोशन होने के कारण 1 से लेकर के 2 हो जाने के कारण सेक्शन, क्योंकि इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी घट रहा है। किसके थ्योरम के, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है। अब तुम बताओ, ये कांस्टेंट है, ये वाला टर्म घट रहा है तो ये वाला टर्म बढ़ेगा क्या, ये वाला टर्म बढ़ेगा। बर्नौलीज ने क्या बोला है, प्रेशर एनर्जी प्लस वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, जेड पोटेंशियल एनर्जी। जब जेड पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में डिक्रीजनेस आ रहा है, कमी आ रहा है, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। साफ इससे एक रिलेशन लिख सकते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और वेलोसिटी अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या ये रिलेशन आ सकता है कि नहीं, साफ किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, कंफर्म बता रहे हैं। फिर से वो चीज़ बात समझाते रहे हैं कि बर्नौलीज ने क्या बोला है कि प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर तीनों को मिला दोगे तो हर एक सेक्शन पे क्या है, कांस्टेंट है। जब हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट है, ये बात उन्होंने बोल दिया, तो हम यहाँ क्या किए हैं, डेटम एनर्जी को सेम रखे हैं, मतलब कोई इंक्लिनेशन नहीं रखे हैं, उस पाइप में कोई इंक्लिनेशन नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो कांस्टेंट हो गया। एरिया
बढ़ने के कारण वेलोसिटी घट रहा है, एरिया बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। और अगर एक एनर्जी घटेगा तो एक एनर्जी बढ़ेगा क्या, एक एनर्जी घटेगा तो एक एनर्जी बढ़ेगा क्या, मतलब वेलोसिटी घट रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और इसका अभी हम लाइव एग्जाम्पल देने वाले हैं, इसका हम लाइव एग्जाम्पल देने वाले हैं। क्या है, अगर वेलोसिटी घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये है एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का, और ये अप्लाई होता है बहुत जगह। जैसे ना तुमको एक बात बताते हैं, लाइव एग्जाम्पल समझो। लाइव एग्जाम्पल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ऐसा है कि कभी ना तुम लोग गए होगे ये प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे जाता है ना, जब ट्रेन आने वाली होती है तो जो तुम्हारे साथ में बड़े बुजुर्ग अगर हैं तो ज़रूर एक बात बोले होंगे, ए हट जाओ नहीं तो तुमको ट्रेन खींच लेगा। ऐसा बोले हैं कि नहीं बोले हैं, एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। कभी तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना या फिर गए होगे कभी, तो उसमें क्या हुआ होगा कि जब ट्रेन आने वाली होगी ना, जब ट्रेन आने वाली होगी तो तुम्हारे पास जो भी रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, दोस्त जो भी होगा, वो एक बार ना एक बार बोला होगा कि तुम ना प्लेटफॉर्म से रेलवे, जब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन के नज़दीक मत जाना, वो रुकेगा तब ट्रेन पे चढ़ना है, नहीं तो तुमको क्या ट्रेन खींच लेगा। उसका क्या है एक्सपेरिमेंट, वो भी बताते हैं। कैसे किसी का वेलोसिटी इंक्रीज करो तो प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसका लाइव एग्जाम्पल अभी तुमको बताते हैं, यहाँ पे अभी तुमको बता रहे हैं। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। देखो एक ना बलून का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और वेट करो एक मिनट। बलून का एग्जाम्पल कुछ इस तरीक़ा से लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के वाइस वर्सा है। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा। नॉर्मली ये बलून है, यहाँ पे है, अगर इस बलून को जो छोड़ देते हैं ऐसे, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि इसमें ना क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट धरती ना, ये अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो खींच रही है, तो ये नीचे की तरफ जा रही है। इसको अगर मार्कर को हम यहाँ से अगर गिराएं तो नीचे डायरेक्टली वो जाएगी। उसी तरह ये भी बलून है, ये बलून पे अभी कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है और किस तरफ से लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और वो है चारों तरफ से, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और इधर से भी लग रहा है। कोई भी आदमी भी अगर खड़ा है तो उसको कोई एक तरफ से प्रेशर नहीं लगता है। अगर वो एक तरफ से प्रेशर लगता ना तो गिर जाता। मान लो हम यहाँ खड़ा हैं और पीछे से कोई प्रेशर ला करके दिया, तो प्रेशर अगर दिया तो हम ऐसे गिर जाएंगे। कोई राइट साइड से हमको प्रेशर दिया तो इधर झुक जाएंगे। प्रेशर ना, ये जो हवा है वो चारों तरफ से क्रिएट किया गया है, चारों तरफ से क्रिएट कर रहा है, इसलिए तुम खड़ा हो या स्टेबल हो। जस्ट वैसे ही है, ये यहाँ पे है, इसका साफ मतलब है कि चारों तरफ से इसमें प्रेशर लग रहा है। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे देखो लाइव एग्जाम्पल में यहाँ बोलता है कि अगर वेलोसिटी को बढ़ा दोगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। हम इसको ना एकदम ध्यान से देखना, कहाँ फूकेंगे, एकदम ऊपर में फूकेंगे। चाहे अगर ऐसे भी फूके इसको नीचे ना जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, इसको छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। अब देखो इसको फूकते हैं, देखो ऊपर गया कि नहीं, ऊपर गया। फिर से दिखा दे तुमको, ये क्या हुआ, हम यहाँ पे फूक रहे हैं तो इसको नीचे ही जाना चाहिए, और ऊपर क्यों गया, देखो यहाँ पे देखो ऊपर गया। हम कोई नीचे से इसको नहीं ना फूक रहे हैं, ऐसे करके नीचे से तो नहीं फूक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से फूक रहे हैं। तो ये ऊपर गया बलून। इसका साफ मतलब ये है कि हम ना इसके चारों तरफ नहीं, इसके ऊपर की तरफ इसका वेलोसिटी जो एयर है उस वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ये ऊपर गया। इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ का हम वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है ना बलून में, इस वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसके जस्ट ऊपर वाला एयर का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वहाँ का प्रेशर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। पहले से था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर अब डिक्रीज हो गया। जैसे ही प्रेशर इधर डिक्रीज हो गया, इधर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये ऊपर उठेगा कि नहीं प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये है लाइव एग्जाम्पल ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के एग्जाम्पल के समझो। बर्नौलीज थ्योरम है कि प्रेशर और वेलोसिटी दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं।
मतलब कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये वाला बलून है, ये बलून को अगर छोड़ते हैं तो ये नीचे आ जाता है, लेकिन जस्ट ना इसके ऊपर के वेलोसिटी को क्या करते हैं, तो क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, जबकि हम इसको नीचे जाना चाहिए था। हम ऊपर से फूंक रहे हैं ना, कोई नीचे से नहीं फूंक रहे हैं, सॉरी, देखो ऊपर गया। इसका साफ मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का एयर का वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ का एयर के वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर यहाँ का डिक्रीज हो गया, और यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो गया, और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे उठ जा रहा है। जस्ट यही चीज़ तुम्हारा रेलवे में भी होता है। तुम कर दे क्या हो रेलवे में, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाते हो और जब ट्रेन आने वाली होती है तो तुम और नज़दीक चले आते हो। वैसे ही तुम्हारे पापा वहाँ अगर खड़े हैं तो डायरेक्ट बोलेंगे इधर आओ, ट्रेन तुमको खींच लेगा। एक्चुअली ट्रेन तुमको नहीं खींचेगा, तुम्हारे पास जो नज़दीक है ना, जो एयर है, या फिर अगर तुम्हारे पास नज़दीक एकदम ट्रेन ही है तो ट्रेन का स्पीड बहुत बढ़ गया, मतलब उसका वेलोसिटी बहुत तेज़ी से आ रहा है। जब वेलोसिटी तेज़ी से आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ा हुआ है उसका ऑलरेडी, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और प्रेशर वहाँ डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरे तरफ जो तुम्हारा प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक है, तो तुम प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो जाओगे, खींचा जाओगे, उधर चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेन खींच रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, तुम वहाँ पे ट्रेन के पास चले जाओगे, ट्रेन के ऊपर चले जाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि पटरी पे जब ट्रेन आए ना हाई स्पीड में तो नहीं रहा जाता है एकदम नज़दीक। अब बोलो कि दूर से भी खींच सकता था, नहीं, दूर से कैसे खींच लेगा। दूर पे हो तो तुम्हारे पास जहाँ पे तुम खड़ा हो और ट्रेन के बीच में एयर है ना, अब एयर का तो वेलोसिटी तुम्हारा बढ़ नहीं रहा है वहाँ ट्रेन के आने के कारण। तुम वहाँ नज़दीक थे ट्रेन के पटरी पे ट्रेन से, तो ट्रेन हाई स्पीड में आ रहा था, और हाई स्पीड में आने के कारण उसका वेलोसिटी तो बढ़ा हुआ था पहले से, तो वहाँ का क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों, बर्नौलीज थ्योरम के कारण। वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो प्रेशर वहाँ कम हो गया। दूसरी तरफ एटमॉस्फेरिक है तो तुमको ढकेल देगा। इसलिए बोला जाता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी क्या है, वहाँ पे नज़दीक नहीं रहना चाहिए, तुमको ट्रेन खींच लेगा। वो एक्चुअली ट्रेन नहीं खींचता है, वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होता है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण तुम ट्रेन के एक्सीडेंट के शिकार बन जाते हो। ठीक है, इतना लाइव एग्जाम्पल काफ़ी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे शिप भी देखोगे तो शिप में भी वो दो शिप हैं तो वो दोनों पीछे से टकरा जाते हैं, उसका वेलोसिटी के कारण बीच का वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर वहाँ कम हो गया, तो ऐसे हो जाता है शिप। बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम बलून वाला भी देखें और यहाँ तक। ठीक है, इतना देख लिए, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्लस में ये वाला, सबसे ज़्यादा ये वाला, ये तीन चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला में से एक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, खासकर इसको तो एकदम नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। लाइव एग्जाम्पल भी देख लिए। अब इसका ना एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा सेमेस्टर में भी कवर हो जाए, और सेमेस्टर में भी कवर हो जाए, जेई में भी कवर हो जाए, गेट में भी कवर हो जाए। ऐसा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ रहेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ रहेगा, ओनली इन वन क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ चलो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ब्लू से ही काम चला लेते हैं, आज लग रहा है नाराज हो गया मेरा मार्कर। चलो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक पाइप है जो कि कुछ इस तरीके से इंक्लिनेशन वे में है, कुछ इस प्रकार से इंक्लिनेशन वे में है। इसका मतलब है कि जो रेफरेंस से ना आउटपुट
और इनपुट मतलब इनलेट और आउटलेट वो कुछ अलग अलग हाइट पे है। जैसे कि यह मान लो रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो Z1 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट Z2 है। इसका साफ मतलब क्या है, प्रीवियसली हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, देख लिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ वन, ये एरिया दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। एरिया एट 2, ये सेक्शन 2 पे एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर A2, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन समझना, Z1 Z2 है, A1 A2 दिया हुआ है, Z1 Z2 भी दिया हुआ है 2 मीटर, ये हुआ 2 मीटर Z1 और Z2 है 4 मीटर, ठीक है। अब इसमें से ये बात बोला जा रहा है कि 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, Q इक्वल टू 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। वाटर है H2O, वाटर है और वो फ्लूइड वाटर है, इधर से इनलेट किया, इधर से आउटलेट कर रहा है, ठीक है। आउटलेट किस हिसाब से कर रहा है, उसका वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अब प्रेशर भी दिया हुआ है 6 बार और 2 बार। यहाँ का जो प्रेशर गॉज है वो मापा कि P1 है 6 बार और यहाँ का जो प्रेशर गॉज है वो मापा P2 इक्वल्स टू 2 बार, ठीक है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया दोनों का दिया हुआ है, एरिया Q दिया हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट, दोनों का हाइट दिया हुआ है और दोनों जगह का प्रेशर दिया हुआ है। ये हुआ सेक्शन 1 और ये हुआ सेक्शन मेरा 2। तो निकालना क्या है, सबसे पहला बात क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 1 एंड वेलोसिटी एट 2। V1 क्या होगा एंड V2 क्या होगा, ठीक है, V1 एंड V2 क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रेशर हेड एट सेक्शन नंबर 2, प्रेशर हेड एट सेक्शन नंबर 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टोटल हेड एट सेक्शन 1 क्या होगा। सेक्शन 1 पे टोटल हेड क्या होगा। चलिए 3 क्वेश्चन करते हैं और 3 क्वेश्चन में मेरा टोटल टू टोटल लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, वेलोसिटी एट 1 एंड वेलोसिटी एट 2 निकालना है तुमको, प्रेशर हेड एट 2 और टोटल हेड एट 1 निकालना है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। V1 V2 वाला जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन जेई का है। टोटल हेड है ना, ये सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन है, सेमेस्टर में ऐसे ही पूछता है टोटल हेड निकालिए, या फिर कोई वेलोसिटी भी पूछता है सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही पूछता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है ऐसा, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो चलो सबसे पहला बात V1 एंड V2 निकालते हैं। कैसे निकालोगे, हम बर्नौलीज थ्योरम में देखे हैं कि जो डिस्चार्ज होता है वो सेम होता है, तो डिस्चार्ज सेम होता है यानी Q इज इक्वल्स टू A एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट विल बी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 और Q तुम्हारा कितना दिया हुआ है बाबू, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सबसे पहले एक इक्वेशन बोलो, A1 V1 इक्वल्स टू 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो V1 इक्वल्स टू 10 बाई A1, तो 10 बाई A1 कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, तो 10 बाई 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। V1 निकल गया हमारा। V2 ऐसे ही निकाल दो, A2 V2 इक्वल्स टू 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। A2 कितना है 2 मीटर, 2 इंटू V2 इक्वल्स टू 10 यानी V2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, इतना इजी क्वेश्चन होता है इस तरह कॉन्सेप्ट समझने के बाद। इतना इजी क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है क्या, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू Q, पहला क्लास के लड़का बना लेगा। अगर उसको ये वाले इक्वेशन केवल दे दिया जाए, तुमको तो इतना समझाए हैं, इक्वेशन अगर दे दिया जाए तो पहला क्लास का बच्चा लोग बना लेगा, ठीक है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल्स टू 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी निकाल लिए, दोनों का वेलोसिटी निकल गया क्या। अब निकालना है प्रेशर हेड एट 2, और हम तुमको बताए थे टोटल टू टोटल हेड को नहीं निकालना है, प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड किसको बोलते हैं, P बाई रो जी को बोलते हैं। पूरा का पूरा इक्वेशन देखो, P बाई रो जी
प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या था? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड ये क्या था? वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड। और ये क्या था? पोटेंशियल हेड या फिर डेटम हेड। एक ही बात है, पोटेंशियल और डेटम हेड, पोटेंशियल और डेटम हेड। और अगर टोटल हेड की बात करें तो ये तीनों को मिला दो तो टोटल हेड हो जाएगा, टोटल हेड हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है? प्रेशर हेड एट सेक्शन 2, मतलब इस सेक्शन पे प्रेशर हेड कितना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का बना रहे हैं हम लोग कि पी प्रेशर हेड एट सेक्शन 2, तो P2 डिवाइडेड बाई रो जी होगा क्या? होगा। P2 कितना दिया हुआ है? 2 बार, 2 इंटू 10⁵ अगर कर देंगे तो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। बार से पास्कल में जस्ट कन्वर्ट किए हैं, 2 इंटू 10⁵ पास्कल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। रो क्या दिया हुआ है बाबू? वाटर। कंफ्यूज नहीं होना है कि डेंसिटी क्या रखेंगे, वाटर दिया हुआ है तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 और जी का वैल्यू 9.81। तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ से प्रेशर हेड मीटर में आ जाएगा। तुमको मालूम है P2 बाई रो जी क्या है? प्रेशर हेड है, मतलब उसका यूनिट मीटर में होगा। ऐसे भी इसको और इसको काटा हुआ यूनिट को तो वहाँ आ जाएगा मीटर। इसको कैलकुलेशन करके लिख लेना अपने से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल हेड एट 1। टोटल हेड किसको बोलते हैं? तीनों को जोड़ने के बाद, यानी P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 निकालना है। तो P1 कितना है? 6 बार, 6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 प्लस V1 कितना अभी निकाले थे? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 और प्लस Z1 कितना है? Z1 तुम्हारा 2 मीटर है, 2, और जो आंसर आएगा वही मीटर में तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को समझना है। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारा वो देखना है और आंसर लाना है। मतलब पुट द वैल्यू और गेट द आंसर है, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर है। कुछ इस तरीका से समझा जाना चाहिए। और ये हुआ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में टोटल। तो आज क्या क्या देखें हम लोग इस सेशन में, इम्पोर्टेंट में। इस सेशन में देखें हम लोग कि बर्नौलीज थ्योरम किसके बारे में है? आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड में कौन कौन सा होना चाहिए वो भी बताए हैं, एक एक पॉइंट नोट आउट करते जाना। इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में देखें। बर्नौलीज थ्योरम के 2 फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखें, एक PV वाला और एक P बाई रो जी वाला, दोनों फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखें। इसके बाद लाइव एग्जाम्पल देखें, एक बलून वाला एक ट्रेन वाला। और इसके बाद क्या देखें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जिसमें कि इस क्वेश्चन में जेई का भी कवर हो गया, गेट का भी कवर हो गया, सेमेस्टर का भी कवर हो गया। तो ये टोटल था हमारा बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। अगर ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट अगर लगा होगा तो इस सीरीज को, इस सेशन को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि सबको बेनिफिट हो, उन दोस्तों को भी बेनिफिट हो जिसको बर्नौलीज थ्योरम एकदम समझ में नहीं आता हो। एकदम यहाँ पे देखोगे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, चाहे वो जेई वाइज हो, चाहे गेट वाइज हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की का ही क्यों ना हो। ठीक है, थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू फॉर ऑल।